विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे, लेकिन देखिए मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जब यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं सवाल दूसरा नहीं। देखिए सवाल, देखिए सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सफाई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, यह आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना, भाई हमें जो स्वीकार करना होगा वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना,
ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि इस कार्रवाई चीज को दिखवा लूंगा। ध्यान देंगे। धन्यवाद। मैं कार्रवाई को दिखवा लूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो इस अनापत्ति अध्यक्ष शब्द होंगे, महोदय, उसको जो निश्चित बात रूप से हटवा अध्यक्ष दूंगा। महोदय, जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उनको निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूँ। लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी मैं किसी को सरकारी पैसे से होता है, वो तो मेरा मुख्यमंत्री यही उसका निवेदन जवाब है देंगे। नेता संघ से, वो बहुत अच्छी निवेदन तरीके से है माननीय कि इस तरह की बात नहीं आ जाए कि जमीन बेच करके कर दिया जाए। माननीय केवल मैंने ये कहा था कि जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी वो किसने बनाई थी? माननीय उप मुख्यमंत्री जी, क्या बात हुई? माननीय ये देखिए फिर सब लोग जरा ध्यान से सुने, सब लोग बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में जो भी अनुपत्ति हो, मैंने कहा जो कुछ भी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जब मैंने अपना भाषण कर रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया। लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे। इसलिए ये कहना कि ये ठीक है, आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता है। आपके समय घोषणाएं इतनी हुई, शिलान्यास इतने हुए, योजनाओं को पूरे 5 साल में तो पूरा लगातार माननीय अध्यक्ष जी देखता रहता था कि हर दिन जब देखो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आता था कि ये योजना तो हमने शुरू की है। अरे भैया, पूरी करके क्यों नहीं गए? अधूरी छोड़ करके क्यों गए? अगर अधूरी छोड़ करके गए तो उस पर अपना स्टिकर चस्पा करने के अवरोध से मुक्त हो जाइए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता, मैंने यही कहा कि आप कोई एक ऐसा रोग हो गया है कि कोई योजना होगी उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चिपका दो। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय ये काम शुरू हुआ था। अरे आप अगर काम देखते, गरीबों का काम देखते, तो मैं समझता हूं कि आपको प्रशंसा के अलावा कोई दूसरा शब्द खोजने से नहीं मिलता। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर के मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन विधानसभा का भी सदस्य बना, देश की संसद का भी सदस्य बना, विधान परिषद का भी सदस्य बना, लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना। इससे आपको दर्द है, मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा वो उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको ये स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की ही चर्चा कर रहा था। यही तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? तो मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि यह क्या है। मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं, जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं। तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरे प्रकार की बात हो जाएगी। कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए? मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए। वह ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बात गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, मैं देख रहा था जोशी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब ये कोई, अब इसको
उसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रही, उधर बैठने के लिए तैयार रही। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का देखते रहे और अपना चुनाव हारे। मानी राकेश जी बैठिए, बैठिए आप। अध्यक्ष जी, अरे बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा। अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। मैं तो कह रहा था कि मैं सदाशिव बन करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप दूध को फाड़ने का काम करते हैं। हम सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए। दोबारा सरकार बन करके आई है और दोबारा सरकार बन करके आई है, तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखना, इधर की चिंता मत करिए। इधर तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे। अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता, मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी। मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी। लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं कि 1 करोड़ 41 लाख गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया। आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए। आपको गरीब की, पिछड़ों की, वंचितों की किसी की चिंता नहीं थी, हमारी सरकार को चिंता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था, आपके कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आप तो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष जी, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में। मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता। अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा, और जनता ने वही किया। उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीतियां अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते, तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते। लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा, और 2 बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया, कभी आप बुआ जी से मिल गए तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा ये कहने का, मैं गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे। अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1 करोड़ 67 लाख गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया, वो उनको गैस का कनेक्शन मिलने के बाद वो गैस भी भरा रहे हैं। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है। अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में देता, इसलिए आपको परेशानी। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। देखिए, हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें। गरीब की चिंता अभी बता, मैं बता दूंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा। गरीब की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। अरे अभी सुनिए, मेरी पार्टी का जितना समय होगा मैं लेकर के बोलूंगा, आप परेशान मत हो। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी,
सुनने का साहस करिए। अभी नेता तो शुरुआत प्रतिपक्ष के हुई लिए है। कोई समय नहीं था, जितना उन्होंने बोला उनको अभी अभी तो शुरुआत हुई अभी है। वो मुख्यमंत्री हैं, बोलेंगे उसी रेशियो के हिसाब से, समय उसी रेशियो के हिसाब से, आपने समझाइए। समय का रेशियो वही है, समय का रेशियो वही, समय का रेशियो वही है। अब बैठिए। हम आप माननीय आप अध्यक्ष सुनो जी, सुनो, अरे सुनने की फिर हिम्मत अभी है। माननीय मुख्यमंत्री नहीं, जी ने नेता हैं? आप नहीं, समय उतना दे देना जितने में ये अपने मुकदमे बता दें बस। मैं अभी आपको सब बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। आप वह भी बता दूंगा। और केशव प्रसाद ने सदैव राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रवाद की लड़ाई में अगर आपको ये लगता है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने में, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में गौरक्षा की लड़ाई लड़ना गलत है, वो गलती मैं जीवन भर करता रहूंगा। गलत फहमी मत रहिए। और मेरे ऊपर एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत आरोप पर नहीं लग सकता, इसलिए आपकी घबराहट मैं जानता हूं। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे आप विधिवत जरा समीक्षा करवा लीजिएगा, और उस समीक्षा कौन से आपके कार्यकाल में क्यों लिखवाए गए, मैं खूब समीक्षा कर चुका। मैं तो जानता, मैं तो आंदोलनकारी रहा हूं, मैं तो राजनीति में रहा ही नहीं, इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं। आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी तो एक गरीब किसान थे।